जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें है कि हम रिकॉर्डेड नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो उनकी थिंकिंग पैटर्न है दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जो और उसमें सेंसेस इन्वॉल्व हैं, 5 सेंसेस, उसके थ्रू हम परसीव कर रहे हैं नॉलेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वी आर लिविंग इन। तो जो गोल्डन गट या इंस्टिंक्टिव सेंस हमारे अंदर अल्लाह ने 6th सेंस रखी हुई है, उसकी भी तो एक कॉलिंग होती है और उसके ऊपर भी तो हम यानी कि उसको यूज करने के बारे में, इसमें वो कहाँ फिट आती है, क्या वो इससे जी इसमें वो हाँ, मतलब मैंने इस तरह के इशू को डिस्कस नहीं किया, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, देखें स्पेशली बिकॉज ऑफ द लेगेसी दैट कांट क्रिएटेड, अगर आप अभी मतलब मेजॉरिटी फिलोसफी डिपार्टमेंट्स में जाएंगी, आप ये कहेंगी कि जी मुझे नॉलेज की डेफिनेशन दें, ठीक है। वो डेफिनेशन जनरली इस तरह से स्टार्ट करता है, थ्रू जस्टिफाइड बिलीफ, थ्रू जस्टिफाइड बिलीफ, देयर आर 3 कंपोनेंट्स टू दिस। आप जिस चीज की बात कर रही हैं, जैसे आप गट फीलिंग कह रही हैं, राइट, इंस्टिंक्ट कह रही हैं, दैट इज, if you look at this tripartite model, tripartite मतलब 3 पार्ट वाला, ये का ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ, इसके अंदर this only fulfills one criteria, right, one criterion rather, that is your belief part. उसकी आपने justification जब तक नहीं दी है, it cannot count as knowledge. And true, चले we can leave that question open, ठीक है, कि maybe you have a instinctual understanding of something which will display itself to be true at some point in time, but the main thing is अगर आपके पास justification नहीं है उस चीज की, then you cannot claim what you have as knowledge in the first place, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर बात को और फैलाएं, your conception of knowledge has changed in the sense that what you're saying is कि it does not matter what the source of knowledge is, all that matters is what kind of justification that claim to knowledge has, सही है। उसको आप किस तरह से, इसकी जो दलाइल है उसकी बेसिस पे आप उसको जज कर सकती हैं, सिर्फ ये कहाँ से आ रही है, इसकी सोर्स क्या है, उससे जज नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ सोर्स से जज कर रहे होंगे तो दे विल बी वेरी स्केप्टिकल ऑफ दिस काइंड ऑफ अ क्लेम। डज दैट, आपके सवाल का जवाब काफी है? यानी कि इसमें ये वाला पॉइंट भी शायद फिर अहम होगा ना कि दिस इज द एज ऑफ रीजन, यानी कि आपने रीजन को क्राइटेरिया भी तो बना लिया है, तो ये जो बात करनी है वो रीजन में तो नहीं आती। बिल्कुल, मतलब और वो रीजन की डेफिनेशन ही ऐसी कुछ है कि उसके अंदर ये चीज नहीं आ सकती है। देखिए आप लोग जब फाजिल साहब के साथ पढ़ रहे होंगे ना, उधर ये बातें और खुलेंगी, आप लोगों को एक और तर्ज नजर आएगा सोचने का इस सवाल के बारे में। उसमें ये कहा जाएगा कि जी आपकी जो अपनी नफ्स है उसके अंदर से जो नॉलेज आ रही है वो इस तरह से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके जो अमाल हैं वो नेक और साले हैं। अगर अमाल नेक और साले होंगे तो आपके पास जो इल्म हासिल कर रहे हैं, आपके पास जो भी सलाहियत है, ठीक है, कुव्वत मतलब नातिका है या आपकी मतलब जो भी इसको आप जिस तरह से भी कहेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर एथिकल शेप, राइट। अब देखिए आप लोगों को मैं अगर इस तरह से बोलूंगा ना, देन मे बी इट्स एक्चुअली क्लियर, बिकॉज वी ऑफन टाइम्स डोंट रियलाइज हाउ मॉडर्न वी आर। द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी हैव, दैट इज व्हाट वी अस्यूम। हमें कोई ऐसे बैठ के बताता नहीं है, बेटा इधर आओ मेरी बात सुनो, ये मॉडर्न नॉलेज है, ये पढ़ो और ये घोल के पी जाओ, राइट। ये एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा है कि आप कहेंगे ये नॉर्मल चीज है। और मैं जब आप लोगों को ये बोलूंगा कि जी हिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें तब्दील हुई थी तब ये जाके कंसेप्शन ऑफ नॉलेज आया, you might be like, so what? I mean, that seems natural. The unnaturalness of this way of thinking about knowledge becomes clear when you study other philosophical systems. And inshallah फाजिल साहब आपको वो कराएंगे कुछ। तैमूर साहब वो कब है आप लोगों का उनके साथ डिस्कशन? उनका तो अगली टर्म में है। चले ठीक है, अच्छी बात है, हम सेटअप कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सेटअप कर रहे हैं। और अभी जो आपने सेटअप किया है इसकी डिटेलिंग कुछ दानिश अपने लेक्चर्स में देंगे अगले से अगले हफ्ते, which is the development of the scientific method. जी ऐसे ही ना दानिश? So that should, ये उस तरह से बड़ा अच्छा एक नटशेल में आपने वो मसले जो है पहले रख दिए, जिनको ये खोल के कि मुख्तलिफ लोगों ने कैसे सोचा कि हम
इल्म कैसे हासिल करते हैं खारजी दुनिया का वगैरह। तो एक सवाल पूछना चाह रही है जी, अस्सलाम वालेकुम। सो बिल्डिंग अप ऑन द लास्ट पॉइंट, अभी जो आप बात कर रहे थे, जो सवाल उठा था, साइंटिफिक रीजनिंग जो है, एम्पिरिकल, सो बेसिकली द जिस्ट ऑफ इट इज के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से फिलोसफी जो है वो इट्स बेसिंग इटसेल्फ ऑन मटेरियलनेस। जैसे आप मैथमेटिक्स की बात करें, प्योर मैथमेटिक्स से एम्पिरिकल नॉलेज पे आ गई, और उसके अंदर फिर डिस्ट्रस्ट भी है उस नॉलेज का, क्योंकि वो नॉलेज चेंज भी होती जा रही है। जो आई मीन लास्ट 100 years और सो, आप साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो क्लेम किया जा रहा है कि जी ये ऐसे ही है, वो हर 50 साल बाद उसको रिफ्यूट करते कहते नहीं नहीं सॉरी ऐसे नहीं, अब हमें ये पता चला तो अब ये है। तो फिर वो कहते नहीं नहीं अच्छा वो भी ठीक था लेकिन अब इसको कंसिडर करें, और फिर अब इसको कंसिडर करें। तो विद इन 100 years or so, don't you have enough evidence to sort of say, wait a second, we're changing these things every 20, 30, 40, 50 years ago, so maybe, you know, there's something wrong here. I mean, that in itself, logical तो ये भी बात बन रही है, या उसको भी आप scientifically अगर देखें, base करके, doesn't that in itself create some sort of distrust or an urge to look at something different or to evaluate things differently? I mean, why this adamancy of कि नहीं इसी तरह ही है और हमने साइंस पे ही चलना है? Is there some sort of discontent within the scientific circle in contemporary times? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। आप ऐसे समझें कि लास्ट टाइम मैंने सॉरी आई लव बैशिंग परवेज हुडबॉय, बट लास्ट टाइम उनका मैंने नाम लिया था, तो लेट परवेज साहब स्टैंड इन as a scientist who actually doesn't know anything about philosophy of science. Only the most dogmatic, scientific scientists. And oftentimes these people aren't scientists themselves, right? I mean, the Parvez साहब की बात नहीं कर रहा मैं, but जो लोग समझते हैं कि साइंस आपको knowledge deliver कर रही है, in the strict sense of the word, they are people who haven't studied philosophy of science at all. आप इस तरह से समझें कि philosophy of science के अंदर तो इतना बड़ा turn आ गया है. Not everybody agrees with it. I mean, but Paul Feyerabend एक बहुत ही मशहूर philosopher of science है. उसने मतलब उसको हम summarize करने के लिए ना अक्सर इस तरह से बोलते हैं कि anything goes. Anything goes. So there is no scientific method. आपको जिस तरह से पढ़ना है पढ़ें. Within those philosophy of science circles, they will even say something to the effect कि as a knowledge delivering system, ठीक है, योर क्या इल्म नजूम क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको यार, एस्ट्रोलॉजी, राइट, it can count as science depending on your definition of science, right? So at one level the distrust that you're pointing to is definitely there, ठीक है, not everybody shares in it, there are different reasons. हम इसको और मैं बात को फैलाऊंगा जब हम पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी को देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी ने मॉडर्निटी से क्या लिया है, किस चीज़ पे मॉडर्निटी को रिजेक्ट किया है, किस चीज़ मतलब बात आगे कैसे बढ़ाई है, उसके अंदर शक और तशवीश आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, ठीक है। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई मीन देखें, वन हैज़ टू बी केयरफुल बिकॉज इसका ना वी शुडंट सॉर्ट ऑफ जंप ऑन द कंक्लूजन कि अच्छा देखें अगर हिस्ट्री के अंदर चीज़ें जो है वो साइंटिफिकली साबित हुई हैं कि वो गलत थी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल depends on which topic one is looking at. Statistical correlations जो है वो चेंज हो जाती हैं, उस पर इतनी बहस नहीं होगी, बट अगर कोई बंदा ये खड़ा होकर बोले कि न्यूटन जो है वो गलत था, उस पर बहस हो सकती है कि यार न्यूटन अपने स्केल पे, मतलब वो जिस स्केल की फिजिक्स को कंसीडर कर रहा था उस स्केल के ऊपर उसकी फिजिक्स बिल्कुल ठीक थी। अब स्केल्स हमने चेंज हो गए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ने हमें एक्सेस दे दिया है, मैक्रो लेवल पे हम गैलेक्सीज की बात कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पे हम क्वांटम लेवल पे चले गए, तो इसकी वजह से we have to modify Newtonian mechanics. तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि just be careful कि we should also not make that move where we just say कि जी क्योंकि वो तो हर 20-30 साल पे चेंज करते रहते हैं, डिपेंड करता है किस चीज़ की बात हो रही है. That's why we need to be a little nuanced over here and not just say कि scientific method जो है उसको उठा के साइड पे कर दें totally. देखिए search for what is the scientific method, इसका जवाब अभी तक आया नहीं है कोई अच्छा. अब मजे की बात है कि क्योंकि मैं यहाँ पे हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाता हूँ, तो मतलब
उन सबको ये बोला जाता है हाई स्कूल के लेवल पे जब साइंस के कोर्सेज कर रहे होते हैं वो लोग, क्योंकि उनके इम्तिहानों में उनसे उस पर टेस्ट होता है कि जी साइंटिफिक मेथड क्या है, और ये वही वाले जवाब लेके आता है जो फ्रांसिस बेकन के ज़माने में ये जवाब थे। ठीक है, कि आप जो है वो डेटा को देखते हैं, सामने रखते हैं, डेटा के अंदर से पैटर्न्स नजर आते हैं, और वो पैटर्न्स जो है वो आप वो फिर दोबारा टेस्ट करते हैं विद अनटेस्टेड डेटा, विद अनगैदर्ड डेटा। आप उसको लेके आते हैं, उसको देखते हैं, वो पैटर्न को फिट करता है। अगर वो फिट कर गया तो जी आपके पास जो पैटर्न है वो प्रूव हो गया, और आपने कह दिया जी ये है साइंटिफिक मेथड। इसके अंदर देखिए सबसे बड़ा मसला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन मौजूद है। उसका जवाब नहीं देंगे तो आपने साइंटिफिक मेथड को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिसको हम जनरली समझते आ रहे हैं साइंस एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल, उसके बारे में इतने क्वेश्चंस उठ चुके हैं कि many people like I said, fire out with this name, who said there is no scientific method। हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड। आपने जो ओंटोलॉजी की बात की, मेरा ख्याल है कि उसमें जो जिस तरह वजूद व अदम का जो तसव्वुर है उसकी कोई और भी एग्जांपल दे दीजिए। एक तो आपने वो पहले एग्जांपल दी, मेरा ख्याल है एक और एग्जांपल अगर आते तो वो ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी क्या उससे क्या मुराद है, क्योंकि इट्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ ओंटोलॉजी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैंने ओंटोलॉजी का लफ्ज़ मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं किया था, बट वजूद अदम तो किया था। तो आप मुझे यू टेल मी कौन सी टॉपिक है, कौन सा इशू था जिसको और एक्सप्लेन करूं। Ontological argument. Okay, yes. Ontological is different from ontology, but anyway, ontological argument को अगर समझना है, आप ये कह रहे हैं जो जिन्होंने सवाल पूछा था कि ontological argument क्या चीज़ है, ये पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई और एग्जांपल, ये भी अब आपने खुद मेंशन किया तो डिफरेंस बता दीजिए, क्योंकि मेरा गुमान ये था कि ontology और ontological argument शायद एक ही चीज है, या इसमें कोई बहुत ज्यादा मुशाबहत है, तो थोड़ा बता दीजिए। नहीं। Actually, thank you for clarifying that, because ontological argument over here doesn't really deal with ontology in that sense। जब ontology का लफ्ज आता है, आप समझे, ontology is trying to study what is existence, right? Being and nothingness, जो पूरा being and nothingness के बारे में बात हो रही है, कि आप इस तरह से समझें इसको। ontology वो वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी जो है that considers that it has subject matter insofar as that subject matter is living, right? Zoology has subject matter in front of it insofar as that subject matter is animal life. Does that make sense? Physics has that subject matter in front of it insofar as that subject matter has the capacity to engage in motion. ठीक है? Mathematics, like for example, arithmetic has subject matter which is extended, or numerical, geometry is extended. The point is कि हर subject matter की कोई ना कोई उसकी definition होती है, जो कि from the bigger circle of everything that exists, एक खास चीज को आप तयन कर देते हैं कि इसके बारे में पढ़ेंगे। Ontology is that field that does not try to limit it. It says we will try to study being in its totality. ठीक है? इसके अंदर ontology की बहुत सारी, मतलब फिर जनरल ontology होती है, एक चीज होती है, फिर एक स्पेशल ontology होती है। तो that is what I think of when I hear the word ontology. I didn't mean to invoke any of that when I was saying the ontological argument. Ontological argument में अभी आप ये समझे कि वो जो लफ्ज ontology उसको अभी साइड पे छोड़ दें। The main thing to understand is what is the ontological argument and how it works. वो basically से ये कह रही है कि जी, if I am imagining something which is the greatest possible being, it must, just by the virtue of the idea that I have of this thing, it must also exist. ठीक है? That's basically the argument. Very nice. 20 मिनट की ब्रेक हो गई ना, ठीक है।